इनकी उम्र जो है 103 वर्ष थी। शरीर पे कपड़े नहीं थे, नाम मात्र के नंगे पैर थे। इन्होंने बताया कि मैंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गुरुद्वारा में दान कर दिया था। इनके बेटे इनसे नाराज थे। बेटे भी इनके बिगड़े हुए थे। सबसे बड़ा डर हाँ यही था कि कहीं इनके बेटे आकर के इनके साथ कुछ हादसा न कर दें, धोखा न कर दें। इनके बेटों ने इनके खिलाफ साजिश करना शुरू किया। इनको शाहजहांपुर जेल में बंद करा दिया। पुलिस को साजिश दिखाई नहीं देती क्या? पुलिस एकदम मुकदमा दर्ज कर लेती है। एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम गुरदीप सरदार होता है। गुरदीप सरदार के 3 बेटे होते हैं। जो बेटे थे उनके कहना नहीं मानते थे और वो अपनी मनमानी करते थे। पिता को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आने के बाद जो उसके पास अथाह संपत्ति थी, करोड़ों रुपए की संपत्ति, उसने उनको दान कर दिया कि जब पूत सपूत नहीं है, कपूत हैं, तो क्या फायदा इससे ऐसी जमीन रखने का। अब उसे जब दे दिया जमीन को, तो उसके बाद फिर उसके बेटों ने उसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। ऐसी साजिश रची कि बाप को ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन बाप ने यहाँ जो कष्ट झेले वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक थे, परेशान करने वाले थे। और उन सरदार जी से मुलाकात हो जाती है जेल के अधीक्षक महोदय मिजाजी लाल यादव जी की। मुलाकात होती है तो वो पूरा किस्सा, पूरी कहानी सुनाते हैं। क्या था वो किस्सा, शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं और आगे क्या होता है ये भी सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। ये क्या मामला था सर, ये गुरदीप सरदार का? हाँ, सरदार गुरदीप पिछले साल इन्हीं दिनों 2024 में। 2024 में जेल में बंद हुआ। मेरी क्योंकि आदत है कि मैं सभी बंदियों से उनके बैरकों में जा कर के मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनको सॉल्व करता हूँ। ये सरदार बहुत ही शरीर से बुजुर्ग, जीर्ण शीर्ण, चला नहीं जाता था इनसे। और सर्दी शुरू हो चुकी थी, बल्कि अभी जो समय चल रहा है उससे और 1 महीने बाद की बात थी। संभवतः ये नवंबर का महीना था। तो उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे, नाम मात्र के नंगे पैर थे। ठंड का समय था इतनी। हाँ, और इनकी उम्र जो है 103 वर्ष थी। 103 साल के? 103 साल। बाप रे। शरीर एकदम बिल्कुल खत्म सा हो गया था। 2 लोग इन्हें पकड़े हुए थे। इसीलिए मैंने इन पर विशेष ध्यान दिया और इनसे पूरी पूछताछ की। तो इन्होंने बताया कि साहब मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और सबसे दुख की बात मेरे लिए ये है कि मैं सिख हूँ, और सिख को पगड़ी पहनना धर्म के अनुसार ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे पास पगड़ी भी नहीं है और बाकी कपड़े भी नहीं है मेरे पास। मैंने जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों नहीं है आपके पास कपड़े, आपका कोई घर से मिलने नहीं आता। उस पर इन्होंने अपनी सारी कहानी कही। इन्होंने बताया कि मैंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गुरुद्वारा में दान कर दिया था। यहाँ से एक गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब है, जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है सिख धर्म का। और ये सरदार जी शाहजहांपुर का ही, जो पीलीभीत की तरफ एक बंडा कस्बा है उसके पास गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उधर तराई बेल्ट में अधिकांश सरदारों के ही कृषि फार्म हैं। तो ये नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब से जुड़े हुए थे और इन्होंने कुछ जमीन अपनी उसमें दान कर दी थी। इस बात से इनके बेटे इनसे नाराज थे। बेटे भी इनके बिगड़े हुए थे, दारू पीते थे और तरह तरह की उनमें बुरी आदतें थी। उससे भी ये परेशान थे। और इन्होंने जब गुरुद्वारे में ज़मीन दान कर दी तो इनके बेटों ने इनके खिलाफ साजिश करना शुरू किया और साजिश करके इनके खिलाफ केस लगवा दिया। और इन्होंने इनको शाहजहांपुर जेल में बंद करा दिया। पुलिस को साजिश दिखाई नहीं देती क्या? पुलिस एकदम मुकदमा दर्ज कर लेती है। अरे वो भी 103 साल के बुजुर्ग के ऊपर। देखिए, जब
प्रक्रिया है कानून की, पुलिस भी उसमें क्या करे, प्रक्रिया है कानून की। कोई केस लगा दिया, नामजद उसमें रिपोर्ट कर दी, तो पुलिस भी बाद में जांच करती है। केस संगीन होता है तो पहले तो पुलिस कार्रवाई करती है, व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट के समझ पेश करती है और कोर्ट जेल भेज देता है। उसके बाद पुलिस की असली जो जांच होती है वो बाद में शुरू होती है। तो क्योंकि इनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था, बेटों ने ही इन्हें बंद कराया था, तो ये वो जुर्म याद है, क्या जुर्म था? इनको 307 का केस लगाया था, किसी कोई झगड़ा बना अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ। और उसी में कुछ और धाराएं थी, 420 और मतलब साजिश वाली, धोखाधड़ी वाली। जब इनको मैंने देखा तो मेरे मन में बहुत, सर्वप्रथम तो मैंने बाजार मार्केट भेज करके स्टाफ को इनके लिए सारी ज़रूरी चीज़ें मंगाई। 3 पगड़ी मंगाई ताकि ये बदल बदल के उन्हें पहन सकें, और इनको पहनने के लिए कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह, नहाने धोने के लिए साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, तेल, कंघी वगैरह सारी चीज़ें मंगा करके दिया। और इनसे सारा इनका डिटेल मैंने लिया ऑफिस से। फिर मैंने न्यायालय में वकील की व्यवस्था की। उसमें हमारे यहाँ एक सहयोग संस्था, स्वयंसेवी संगठन है, वो काम करता है ऐसे लोगों की मदद करने में। उनको बुलाया। सहयोग संस्था के माध्यम से इन्हें बहुत मात्रा में कपड़े और इनकी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह सारी चीज़ें दी और इनकी पैरवी शुरू किया। पैरवी के बाद इनकी ज़मानत करा दी। लेकिन ज़मानत के बाद कोर्ट के जो आदेश के अनुसार 2 जमानतदार चाहिए थे 50-50 हज़ार के, उसमें जिनसे हमने ज़मानत कराई उन्होंने जमानतदारों से भी एप्लीकेशन लगवा दिया कि हम ज़मानत देंगे। बेटों ने? नहीं, अच्छा, दूसरे लोगों ने। अच्छा। जो जिन वकील साहब के और सहयोग संस्था के माध्यम से हमने ऐसा कराया, जो वकील साहब थे वो श्री शाहनवाज खान और श्री जितेंद्र सिंह, इन 2 लोगों ने पैरवी किया था। और जमानतदार भी इन्होंने लगवा दिए, एप्लीकेशन लगवा दी। लेकिन तब तक इनको इनकी जमानत के बारे में इनके बेटों को जानकारी हो गई। ये दौड़े दौड़े आए और उन दोनों वकीलों पे प्रेशर बनाया कि आपने क्यों इनकी जमानत कराई। फिर इन्होंने, क्योंकि जमानत का आदेश तो हो ही चुका था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम, ये हमारे पिता हैं और हम इनकी जमानत हम लेंगे। उस पर इन्होंने भी अपना आवेदन जो है कोर्ट में दाखिल करा दिया कि हम जमानत देंगे। और कोर्ट में आवेदन देने के बाद ये जमानतदार दाखिल नहीं किए और उसमें जद्दोजहद चलते चलते इसमें करीब 2.5 महीना बीत गया। हम भी कोशिश कर रहे थे वकील साहब से और सहयोग संस्था के अन्य पदाधिकारियों से, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में कोई जल्दी जमानत लेने को तैयार नहीं होता है। फिर भी हमने इनके लिए 2 जमानतदार तैयार कराए थे। लेकिन क्योंकि 2 एप्लीकेशन जमानतदारों की पड़ी हुई थी, इसलिए कोर्ट भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि किस जमानतदार से हम जमानत लें। खैर, धीरे धीरे चलता रहा और कोशिश चलती रही। आखिरकार जो हमारी तरफ से जमानतदार ने जो एप्लीकेशन दिया हुआ था, उनको ही कोर्ट ने, उसमें हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी मदद ली। उसमें एक अपर जिला जज स्तर के अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी उस न्यायालय में पैरवी किया और आखिरकार हमारी तरफ से जो जमानतदार दाखिल किए गए थे उनको कोर्ट ने स्वीकार किया। फिर हमने इनको जेल से रिहा किया। रिहा करने के बाद पहले तो यही निश्चय किया था
निर्णय किया था कि इनको एक कमरा किराए पर लेकर के और वहीं इनको रख देंगे। लेकिन फिर ये आया कि कभी उस कमरे पे ये अकेले रहेंगे, खाने पीने की भी चलिए व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। कोई आपराधिक वारदात भी हो सकती है इनके साथ। और सबसे बड़ा डर हाँ यही था कि कहीं इनके बेटे आकर के इनके साथ कुछ हादसा न कर दें, धोखा न कर दें इनकी। तो फिर इनको हमने यहीं पर एक बड़ा शहर में ही गुरुद्वारा है कुटिया साहिब, वहाँ पर जाकर संपर्क करके वहाँ पे इनको रखवाया। और साथ ही साथ जब ये जेल से छूट ही गए तो इनके बेटों का भी रुख बदला। हमारी बातचीत उनसे होती रही और सहयोग संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो भी इनसे बात करते रहे और बेटों का भी रुख बदला बाद में, और बेटे भी फिर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। और आज वो बहुत खुश और सुखी जिंदगी जी रहे हैं उन्हीं बेटों के साथ जिन्होंने इन्हें जेल के अंदर बंद कराया था। कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। हाँ, तो बड़ा सुकून मिलता है कि एक 103 वर्ष के बुजुर्ग को इस तरह से जेल के अंदर बंद कराया गया और जेल की सींगचों के अंदर उनको करीबन 6 या 7 महीने बंद रहना पड़ा। लेकिन ये है कि कोशिश किया तो उनकी मुसीबतों का अंत हुआ और आज 103 वर्ष की उम्र में, अब तो 104 साल के हो गए, 1 साल पुरानी बात हो गई, 104 साल के बुजुर्ग फिर से अपनी परिवार के साथ सुखी जिंदगी जी रहे हैं। ये अपने मन को, अपने दिल को बहुत सुकून देने वाली बात है। हम जो ये कहानियाँ सुनाते हैं, इन किस्से कहानियों को बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं, पुलिसकर्मी भी देखते हैं। बस मैं यही कोशिश करूँगा कि ये उनके मन तक आवाज़ पहुँचे, उनके दिल तक आवाज़ पहुँचे, पुलिस वालों के, अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के। और जैसे मिजाजी लाल जी ने उनको दिल को परखा, उनको जानने की कोशिश की, सरदार जी ने पूरी कहानी बताई, फिर उनके बेटों को भी समझाया और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया। अब ये किस्से कहानियाँ अपनी पोती पोतों को, धी देवतों को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, हम जैसे पत्रकारों को सुनाएंगे और सुनाते रहे हैं। तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियाँ हो सकते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे तो कहानियों पर कहानी बनती चली जाएंगी और हम जैसे भाई आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।